हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं JCRT क्लास 8 का मिड टर्म असेसमेंट का हिंदी और गणित का सारे क्वेश्चन आंसर को हम करने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने आपको पहला पार्ट में बताया था JCRT क्लास 8 का मिड टर्म असेसमेंट का इंग्लिश का सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया हो पहला पार्ट। तो दोस्तों, आज इस मिड टर्म असेसमेंट का दूसरा पार्ट है ये वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी और गणित का सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं और करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, अथाशक्ति में निहित समास। तो अथाशक्ति में निहित समास, जो अथाशक्ति वर्ड है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो ये जो अथाशक्ति में है ये है डी। आंसर आपका हो जाएगा डी, अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों, उच्चारण शब्द का हमें संधि विच्छेद देखना है कि संधि विच्छेद क्या है। ए उच्चा जोड़ चरण, बी उत जोड़ चारण, सी उच्च जोड़ रन या फिर डी उच्चार जोड़ना। तो ये संधि विच्छेद का दोस्तों उच्चारण का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे बी। आपको आंसर उ अता में हलंत प्लस चारण। तो ये है इसका सही आंसर। आपका आंसर 2 का हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, उच्चोड़ चारण। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तद्भव रूप लिखें। तो तद्भव रूप लिखना है, जैसे शीशा, मृत, पुष्प, कर्म। ये चार वर्ड आपको दिए गए हैं। ये चारों वर्ड में से आपको किन्हीं 2 का मतलब तद्भव शब्द लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलिए लिखते हैं शीश। शीश का दूसरा शब्द एक होता है, हम लोग क्या लिखते हैं? सिर। तो दूसरा शब्द हो जाएगा शीश का लिखते हैं सिर। ठीक है, तो एक का हो गया। दूसरा मान लीजिए मात्र का भी लिख सकते हैं। मात्र का मतलब माता होता है। ठीक है, और पुष्प का फूल कहते हैं। ठीक, फूल। और एक बचा कर्म। कर्म का आप कह सकते हैं काम। ठीक है, तो आप किसी में से चारों में से किन्हीं 2 का आप लिख सकते हैं, जो चाहे। ठीक है, तो आप ये अपने से कर लीजिएगा। ठीक, मैंने आपको चारों का बता दिया। आप चारों में से किन्हीं का भी 2 का लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि इसका मातृभूमि कैसे आप क्या समझते हैं कि इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का मातृभूमि से आप क्या समझते हैं उसका आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, आपको लिखना है मातृभूमि का मतलब है हमारे जन्मभूमि और मदरलैंड से, जहाँ हम जन्म लेते हैं और रहते हैं, जिस देश में हम निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये है मातृभूमि का मतलब। तो मातृभूमि से आप क्या समझते हैं इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसमें पुष्प की जो अभिलाषा है उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, फूल की जो अभिलाषा है, फूल की इच्छा को जाहिर करना है, इसका आंसर लिखना है। तो चलिए हमको इसका आंसर लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो आपको लिखना है, इस रचना में पुष्प की अभिलाषा है उसे ना तो किसी देवता के चरणों में समर्पित किया जाए, ना सुरबाला के गहनों में गूथा जाए, ना सम्राट के शवों पर चढ़ाया जाए। उसकी मात्र एक अभिलाषा है कि माली द्वारा उसे तोड़कर उसी मार्ग पर डाल दिया जाए जिसमें मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वीर सपूत अपने प्राण का बलिदान करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस रचना में जो पुष्प है, फूल है, उसका अभिलाषा है कि ना तो उसे देवता के चरणों में चढ़ाया जाए, ना तो उसे सुरबाला में के गहनों में गूथा जाए, ना सम्राट के शवों पे
उनको चढ़ाया जाए। उनका मात्र एक अभिलाषा है, फूल का मात्र एक अभिलाषा है कि माली द्वारा उसे तोड़कर उस मार्ग पर डाल दिया जाए जिसमें मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो हमारे वीर सपूत हैं अपने प्राण का बलिदान करने के लिए जाते हैं। तो मात्र एक पुष्प का अभिलाषा ये है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपने मतलब उत्तर पुस्तिका में इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छोटा जादूगर, क्वेश्चन नंबर 6। छोटा जादूगर के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो छोटा जादूगर के चरित्र के बारे में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का छोटा जादूगर का हम लोग चरित्र के बारे में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो पिछला कैमरा वो ख़राब है, तो मैं किसी दूसरे के फ़ोन से इसको फ़ोटो खींच के लिख के मतलब फ़ोटो खींच के आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। छोटा जादूगर एक जिम्मेदारी निभाने वाला बालक था। वो बहुत हिम्मत वाला बालक था। वह कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वाभिमान के साथ जीवन बिताना चाहता था। उसमें कुशल जादूगर बनने के सभी गुण थे। वह बहुत ही मेहनती बालक था। छोटा जादूगर ने कभी भी भीख नहीं मांगी। मेहनत के साथ पैसे कमाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको ये आंसर करना है। ठीक है, यहाँ तक मेहनत के साथ पैसे कमाता था। ठीक है, यहाँ तक आपको 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैंने पढ़ के भी बता दिया है। अगर देखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, आप अच्छे से सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? तो आप कैसे कह सकते हैं, इसी का आंसर लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि आप कैसे कर सकते हैं छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। तो चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग आंसर करते हैं। हम कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था। वह सच्चा देशभक्त था और देश की खातिर अपने पिता के जेल जाने पर गर्व करता था। वह आत्मविश्वासी काफ़ी था। वह बहुत ही मेहनती था। छोटा जादूगर के पिता देश के खातिर जेल में थे और माँ बीमार रहती थी। ऐसे में वह सड़कों पर खेल तमाशा दिखाया करता था। वह मेहनत करके पैसे कमाता था ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। तो दोस्तों ये था 7 का आंसर। आप अपने अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैंने पढ़ के भी बता दिया। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ सुन के भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। मित्र का चुनाव करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे अपना मित्र बना रहे हैं वह ऐसा मित्र हो जो गलत संगति में ना हो और उसका व्यवहार अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो तथा सबकी मदद करने वाला हो और बुरा समय में हमारे साथ खड़ा हो। ऐसा ही मित्र हमें चुनना चाहिए। तो ये आप अपने अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, अर्थ स्पष्ट करना है। ये जो पंक्तियाँ मैंने 4 को पढ़ी, 4 पंक्तियाँ जो लिखी हुई है उसका अर्थ स्पष्ट करना है कि वो इसका बारे में मतलब ये जो इनका जो पंक्ति है इनका क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं, लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ से लिखना है पंक्ति का अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, पंक्ति का अर्थ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पंक्ति का अर्थ। ठीक है, वहाँ से लिखना है, आपसे लिखना है उसका आंसर। माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पर डाल देना जिस मार्ग से हमारे देश के वीर पुत्र अपने मातृभूमि के लिए
जान निछावर करने के लिए जाते हैं। इसका यही मतलब है, वो जो पंक्ति मैंने पढ़ा इसका यही मतलब है कि वो जो फूल है वो बोल रहा है कि माली तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पे रख देना जहाँ पे जिस रास्ते से, जिस मार्ग से हमारे देश के वीरपुत्र मातृभूमि के रक्षा करने के लिए जाते हैं, अपना जान निछावर करने के लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप 9 का आंसर अच्छे तरीके से अपने उत्तर पत्रिका में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अपने अध्यापक को एक पत्र लिखिए जिसमें कोरोना काल में अपने पढ़ाई के लिए किए गए प्रयासों या उपायों की चर्चा की गई हो। तो दोस्तों आपको एक ऐसा पत्र लिखना है अपने अध्यापक को जिसमें आप कोरोना काल में, मतलब इस लॉकडाउन के सिचुएशन में आप कैसे पढ़ाई किए हो। ठीक है, अपने कुछ उपाय के बारे में आपको अपने प्रधानाध्यापक को बताना है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये पत्र कैसे लिखोगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग गणित का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्लास 8 का गणित का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए गणित की तरफ। तो दोस्तों गणित का पहला क्वेश्चन आंसर, चलिए हम लोग गणित पढ़ते हैं, गणित का क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो गणित का पहला नंबर 19 नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो 0/1 का गुणन व्युत्क्रम क्या है? 0/1 का गुणन व्युत्क्रम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि 0/1 को गुणन व्युत्क्रम बोल रहा है, तो हम इसे उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा कर देना, जस्ट पलट देना है, 1/0 लिख देना है। लेकिन आपको पता हो कि कोई भी संख्या के नीचे 0 नहीं रह सकता। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या के नीचे 0 नहीं रह सकता, मतलब वो अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा, आपका आंसर A का 1, B-1, C 0। तो आपको ये नहीं लिखना है। अगर हम इसको पलट देंगे, 0/1 को अगर 1/0 लिख देंगे तो यहाँ पे परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा 19 का। ठीक है, तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, वेयर Q इज इक्वल नॉट टू 0। ठीक है, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है? A का -3/4, B का 3/4, C 4। तो यहाँ पे जो है वो सभी होगा आपका आंसर। ठीक है, D, ये सभी हमारे परिमेय संख्या हैं। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उसमें लिखा हुआ है 9 पर समाप्त होने वाली संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो 9 का हम लोग वर्ग निकाल देंगे, 9×9। ठीक है, 9 को 9 से गुना कर देंगे, 9×9 81। ठीक है, तो 81 का अंतिम इकाई अंक क्या है? 1। तो इसमें 1 कहाँ है? A का 9 है, B में 4 दिया हुआ है, C का 1 दिया हुआ है, तो D का 0 दिया हुआ था। तो आपको जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा C, 21 का C 1 इकाई अंक, क्योंकि 9×9 81 हो रहा था, 81 का जो इकाई अंक है वो 1 है, तो C का 1। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एक ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है। तो दोस्तों एक ऋणात्मक संख्या का वर्ग, मान लीजिए -2 का अगर हम वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, जैसे -2 को -2 से गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होगा। ठीक है, धनात्मक संख्या। तो 22 का क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ 22 का बी में टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ते हैं एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने लिख के रखा है, बना के रखा है सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि मेरा जो पिछला कैमरा है दोस्तों वो काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो मैं सबको क्वेश्चंस बना के लिखा हूँ, दूसरे से फ़ोटो करके मैं आपको ये फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में लेके आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चंस
तो इसका आपको हो जाएगा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो है व्युत्क्रम है वो धनात्मक होता है। तो आपको यही आंसर में लिखना है, ठीक है। प्रश्न 23 का जो आंसर होगा आपको यही लिखना है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। यही चीज आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, -7/10 भिन्नात्मक संख्या नहीं है क्यों। तो दोस्तों इस चीज को समझने की देरी है, तो जो इसको समझते हैं, -7/10 भिन्नात्मक संख्या नहीं है क्यों। तो चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के से। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे एक कोई भी चीज है, मान लो ये एक संतरा है, ठीक है, एक सेव है, ठीक है। सेव को अगर हम दो भाग में बांट देते हैं तो इसे इसको हम कैसे लिखेंगे गणित में, 1/2, ठीक है। सेव को अगर बांट दिए आधा आधा में तो हम उसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। 1/2 जब उसको लिख देंगे, एक सेव को आधा में बांट देंगे, एक खा गए, तो एक सेव का हम लोग कितना भाग खा गए, 1/2 भाग खा गए, ठीक है। 2 भाग का एक भाग हम लोग खा गए, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसी सेव को हम लोग 4 भाग में कर दिए, तो मतलब मतलब इस 4 भाग में से हम लोग 1 भाग खा गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 भाग खा गए, ठीक है। तो इसका मतलब 3/4 भाग अभी भी बचा हुआ है। तो हम लोग कभी भी ऐसा लिखते हैं कि हम किसी भी चीज़ का -1/4 भाग या -1/2 भाग खा गए, तो कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शंस को माइनस में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ बोल रहा है कि क्या -7/10 एक भिन्नात्मक संख्या है। तो जी दोस्तों भिन्न मतलब होता है, भिन्न मतलब कि बट्टा में होना चाहिए, लेकिन कोई भी संख्या माइनस में भिन्न में नहीं रहता है, ठीक है। तो माइनस वाला संख्या कभी भी भिन्न में रहता है। तो आपको लिखना है -7/10, आंसर में लिखना है -7/10 एक भिन्नात्मक संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक ऋणात्मक संख्या है। तो भिन्नात्मक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है, इसकी एक भुजा की माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का तो यहाँ से कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ आपसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखे हुए हैं इस चीज़ के, इस बॉक्स के अंदर मैंने बता दिया, यही चीज़ लिखे हुए, यहाँ पे नंबरिंग देना हम भूल गए थे। तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, मान लीजिए a² हम लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर भुजा गुने भुजा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में 144 बराबर भुजा गुने भुजा a² लिख देते हैं। अब a² इधर कर देते हैं और 144 उधर कर देते हैं, मतलब सिर्फ बदल देते हैं, ठीक है। फिर a, अब a² के तरफ से स्क्वायर हटाने के लिए 144 को हम लोग वर्ग में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a वर्ग √144, ठीक है, 144 हो जाएगा। अब हम दोस्तों जब 1/√144 है, तो क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, 12 गुने 12, क्योंकि दोनों का अगर हम करेंगे 12 से 144 ही आता है, ठीक है। तो इतना करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे, इसलिए a बराबर, जब हमें यहाँ पे 12 गुने 12 है, 12 गुने 12 है, तो हम रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट जब हटता है तो सिर्फ एक 12 को, रूट को हटाने के लिए सिर्फ एक 12 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 12 को हटा देंगे, ठीक है, 12 हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर 12 इकाई आ जाएगा, ठीक है। ये तो रूट को हटाने के लिए हमें 12 को हटाना पड़ता है, मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा a/12, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
सॉरी 26, क्वेश्चन नंबर 26, 40 मीटर लंबी रस्सी के बराबर टुकड़े किए गए एक टुकड़े की लंबाई 10/3 मीटर है, ऐसे कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। दोस्तों एक कोई रस्सी है जिसका लंबाई 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर है, ठीक है। तो उस रस्सी का बराबर टुकड़े करते हैं और एक टुकड़े की लंबाई जो है, एक टुकड़े की लंबाई उसका है 10/3 मीटर है, 10/3 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे कितने टुकड़े होंगे, 40 मीटर लंबे को 10 मीटर 3 मीटर टुकड़े करते करते कितने टुकड़े करेंगे। तो ठीक है, तो इसको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखना है 40 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 और भागा दे देना है आपको 10/3 से, ठीक है, 10/3 से भागा दे देना है। तो चलिए आपको हम कैसे बना है वो आपको दिखाते हैं कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 40 के नीचे 1, ठीक है, भागा 10/3। अब भागा को गुणा में बदलने के लिए 10 को मतलब 10/3 को पलट देंगे, एक साइड को पलट देंगे तो 3 ऊपर चला गया, 10 नीचे चला गया, तो 10 को काट देंगे, 10 का पारा में 40 को काट देंगे, 10 से कम 10 और जैसे 40/1 है गुने 3/10 है, तो 10 से कम 10, 10 चौके 40, ठीक है, काट दिए इसी तरह। अब बचा ऊपर का बचा 4 गुने 3 और नीचे का बचा है 1, ठीक है, तो 1 नीचे लिया नहीं जाता है, तो 4 तिया 12 आ गया, ठीक है। तो 12 टुकड़े बनेंगे, ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे, 12 टुकड़े, ठीक है। आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको कॉपी में उतार लेना अपने उत्तर पुस्तिका में, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वितरण गुणन का प्रयोग हल कीजिए, प्रयोग कर हल करना है, वितरण गुणन का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं, ठीक है, कॉपी में आपको दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, तो इसको वितरण गुना मतलब दोनों के साथ गुना करना है, 3/5 गुने 35/24 के भी साथ करना है और -40 के साथ भी दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, जैसे ऐसे करके 3/5 को एक बार 35/24 के साथ माइनस ऐसे ही 3/5 को एक बार 40/1 के साथ, ठीक है। तो गुना करते हैं, गुना किए हुए हैं तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 × 24, फिर 5 एकम 5, 5 × 7 35 माइनस 3/5 को 5 से काट देंगे, 40 को 5 × 40, उसके बाद ऊपर बचा यहाँ 7 और नीचे 8, ठीक है। तो 7/8 माइनस 3 गुने 8 और नीचे 1 बचा तो 1 लिख देंगे, या फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, 7/8 माइनस का माइनस कर देंगे, 3 × 24 23/1, फिर इसको हम लोग भिन्न जोड़ के रूप में अब आ गया, तो इसको सॉल्व करके तो यहाँ पे 185/8 आएगा, 185 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 23.125 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, आप अपने अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन मैथ का, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 से विभाज्य है। तो हमें इसका आंसर निकालना है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो 3 4 5 6 से विभाज्य है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इनका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है, 60 आएगा। अब 60 का भी गुणनखंड कर देंगे, 60 का गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे उनका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो दोस्तों आप जोड़ा लगाना है, तो 2 2 का जो जोड़ा लग रहा है, 3 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो खुद से जोड़ा लगाने के लिए हमें 3 और 5 से गुना कर देंगे, 3 और 5 बैठा देंगे और इसका भी जोड़ा 3 और 3 का जोड़ा लगा देंगे और 5 और 5 का जोड़ा लगा देंगे। ये हम लोग अपने आप ले लेंगे, ठीक है, मतलब इसको लेना ही पड़ता है। अब तीनों को हम सारे को गुना कर देंगे, सारे गुणनखंड को गुना कर देंगे, जैसे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब सारे को गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा,
ठीक है, तो 900 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा है दोस्तों, आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो दोस्तों ये था इनका आंसर। सारा क्वेश्चन मैंने हिंदी और गणित का और इंग्लिश का मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था आपको सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अगला पार्ट में साइंस और सामाजिक विज्ञान का भी सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ अपने दोस्तों को, सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।